तो आइए अब देखते हैं क्लास 10th का हिंदी का बहुविकल्पी प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद्र का विशेष महत्व किस रूप में है? तो प्रेमचंद्र जी क्या है? उपन्यासकार, निबंधकार, कवि, नाटककार। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपन्यासकार। ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, रानी रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है बंग महिला प्रेमचंद्र, इंसा अल्लाह खां, मोहन राकेश। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इंसा अल्लाह खां। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है। तो इनमें कौन सा गद्य की एक विधा नहीं है? तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, महाकाव्य। ठीक ना, महाकाव्य जो है गद्य की विधा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। तो परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? देखिए ऑप्शन है यशपाल, श्रीलाल शुक्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला श्रीनिवासन दास। तो इसके जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, लाला श्रीनिवास दास। अगला देखिए, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। ऑप्शन है देव, केशव, भूषण, मतीराम। ठीक ना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा रामचंद्रिका का, तो इसके जो रचनाकार है वो है केशव। अगला देखिए, तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित है? ऑप्शन है 4, 7, 10 और 100। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7। तार सप्तक में कितने, तो यहाँ देखिए सप्तक मतलब 7 7 होता है। ठीक है ना, तो इसमें देखिए 7, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पे पड़ा? तो देखिए द्विवेदी युग का नाम जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ा। ठीक ना, द्विवेदी युग का नाम किस पे पड़ा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं। ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह, वेद व्यास, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र किसने लिखा, किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। इसको याद रखिएगा। अगला देखिए, बिहारी ने किस भाषा में काव्य की रचना की है? ठीक ना, बिहारी ने किस भाषा में काव्य रचना की है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ये ब्रजभाषा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, हास्य रस का अस्थायी भाव होता है। तो हास्य मतलब हंसी होता है, तो इसका देखिए इसका आंसर हो जाएगा, हास्य का अस्थायी भाव होता है हास। और एक और पूछता है आपके एग्जाम में, करुण रस। ठीक ना, करुण, तो करुण का अस्थायी भाव क्या हो जाएगा? करुण रस का अस्थायी भाव क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा शोक। ठीक ना, करुण का अस्थायी भाव शोक। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक ना, चौपाई के कितने चरण में, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ये है इसका आंसर हो जाएगा 16। इसको आप लोग याद रखिएगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। अगला देखिए, पीप, एक मिनट, ये है पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में अलंकार है। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? देखिए तो इसमें हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक ना, देखिए इसको कैसे पहचानेंगे। देखिए अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, वर्णों की, ठीक ना, जो भी वर्ण है, ठीक ना, कोई भी वर्ण है वो बार बार आता है। ठीक ना, वर्ण बार बार आता है। ठीक ना, तो इसमें देखिए इसमें और 2 बार आया है। ठीक ना, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल हो जाएगा, चंचल चितवन चित चुरा ले। ठीक ना,
या अगला एग्जाम्पल हो जाएगा मधुर मधुर मुस्कान मन भावे, यानी कि कोई एक वर्ण या अक्षर जब बार बार आए, ठीक ना, तो वहां पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक ना। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि जब कोई भी वर्ण या अक्षर बार बार आए तो अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए अब अगला देखिए, पंचवटी में प्रयुक्त समास है। तो पंचवटी में कौन सा प्रयुक्त समास है, तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दिया है दिगु कर्मधारय द्वंद तत्पुरुष। तो पंचवटी में यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, दिगु। इस टाइप का कोई भी आए, देखिए कैसे इसको पहचानेंगे, ठीक ना। तो जैसे दिगु है, ठीक ना, देखिए यहाँ पे जैसे दिगु है, तो यहाँ पे जो पहला पद है वो क्या बताएगा, जो पहला पद है वो संख्या बताएगा। पहला पद क्या बताएगा, संख्या। पंचवटी यानी कि पांचवटी, ठीक ना, पहला पद संख्या बता रहा है तो द्विगु समास हो जाएगा। द्वंद में ये अगर और लगाएंगे, जैसे माता और पिता, ठीक ना, माता और पिता, तो ये द्वंद इस टाइप में जिसमें और लगा हो वो द्वंद समास हो जाएगा। देखिए तत्पुरुष में अन्य पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में देखिए जैसे इसमें अगर कैसा, ठीक ना, कैसा या कौन सा, ये क्वेश्चन करेंगे कैसा या कौन सा, ठीक ना, तो कर्मधारय समास आएगा। जैसे कि नील कमल, ठीक ना, यानी कि कैसा है, पूछेंगे कि कैसा है कमल, नील कमल, जैसे ये नील कमल है ना, नील कमल यानी कि नीला कमल, तो क्वेश्चन करेंगे कैसा या कौन, तो ये आ जाएगा कर्मधारय समास। द्वंद्व समास में देखिए माता और पिता जहाँ और आ जाए उस टाइप का, नदी और नाले, ठीक ना, तो ये द्वंद्व द्वंद्व समास। दिगु में पहला पद क्या बताता है, संख्या बताता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे पंचवटी है तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा का पर्यायवाची है। तो देखिए गंगा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरसरी। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए इंडिया है, अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है। सबसे पहले देखिए उपसर्ग क्या होता है, ठीक ना, उपसर्ग, तो इसमें जो किसी भी शब्द के आगे लगता है, ठीक ना, किसी भी शब्द के आगे लगता है, एक मिनट, किसी भी शब्द के आगे लगकर, ठीक ना, क्या करें उसका, उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे। एक उपसर्ग होता है, एक प्रत्यय होता है। देखिए अभिमान में ये जो अभी हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, उपसर्ग, ठीक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अभी, ठीक ना, ये जो अभी क्या है, ये इसमें उपसर्ग है, तो अभी लगा के मान में अभी जोड़ा है तो अभिमान हो गया, इसका आंसर हो जाएगा अभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्या दिया, तद शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप होगा। तो ये तो आप लोगों को याद करना होगा, ठीक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा तद का सी, तत्समय, ठीक ना, ये सब आप लोगों को याद करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं। देखिए इसका ऑप्शन दिया है 2, 4, 3, 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। पद परिचय की दृष्टि से पद दो प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्तवाच्य में प्रधानता होती है। तो कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, तो ये होती है कर्ता की, ठीक ना, कर्तवाच्य में प्रधानता किसकी होती है, कर्ता की। अगला देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो हम कोई भी चीज किसी अक्षर से ही लिखते हैं, ठीक ना, पहले एक छोटा अक्षर लिखेंगे जैसे अ आ, तो या क, कुछ भी लिखते हैं तो अक्षर ये इसको अक्षर कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर होता है। ये अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए बादल की मृत्यु एकांकी किसकी रचना है। ऑप्शन दिए है उपेंद्र नाथ अस्क की, राजकुमार वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार वर्मा की, ठीक है, राजकुमार वर्मा की। अगला देखिए, किस कहानीकार की कहानियां मानसरोवर नाम
से 8 भागों में संकलित है, ठीक ना? इस कहानीकार की कहानियां मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, शिव पूजन सहाय की, भगवती चरण वर्मा की, प्रेमचंद्र की। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, प्रेमचंद्र की, ठीक ना? प्रेमचंद्र की। अगला क्वेश्चन देखिए। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन है नागार्जुन, प्रेमचंद, अज्ञे, जैनेन्द्र, ठीक ना? तो इसका आंसर देखिए, इसका हो जाएगा अज्ञे। अगला देखिए। अरे यायावर रहेगा याद की विधा है। ऑप्शन है नाटक, उपन्यास, यात्रा, साहित्य, कविता। तो इसका हो जाएगा, देखिए, यात्रा साहित्य। अगला क्वेश्चन देखिए। हरिवंश हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी आत्मकथा के 4 भागों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है मेरी आत्म कहानी, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण, फिर से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, मेरी आत्म कहानी, मेरी आत्म कहानी। अगला देखिए। रीतिकाल की काव्य भाषा है। देखिए, रीतिकाल की काव्य भाषा क्या है? ऑप्शन देखिए, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, भोजपुरी, मैथिली। तो रीतिकाल की काव्य भाषा जो है, ब्रज भाषा है। अगला देखिए। कवि भूषण की रचना नहीं है। तो इसमें जो कवि भूषण की रचना नहीं है, हो जाएगा रामचंद्रिका। बाकी सब क्या है? कवि भूषण की रचना है, ठीक है? इसको याद रखिएगा। अगला देखिए। द्विवेदी युग नामकरण किस साहित्यकार के नाम के आधार पर किया गया, ठीक है? तो ये एक बार और अभी क्वेश्चन आया था, द्विवेदी युग। तो इसका हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। अगला देखिए। तार सप्तक के कवियों को अज्ञे ने क्या कहकर संबोधित किया था? तो इसको देखिए, क्या कह के संबोधित किया था? ये हो जाएगा राहों के अन्वेषी, राहों के अन्वेषी। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। धूप के धान रचना किसकी है, ठीक है? धूप के धान रचना किसकी है? देखिए, ऑप्शन दिया है धर्मवीर भारती, गिरिजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय। तो इसका हो जाएगा गिरिजा कुमार माथुर। अगला देखिए। करुण रस का अस्थाई भाव है। तो करुण रस का अस्थाई भाव अभी हम उधर बताएं, ठीक है? करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? सुख होता है, ठीक है? और हास्य रस का क्या होता है? हास होता है, ठीक है? उधर हम ऊपर बताए हैं, एक बार आप लोग देख लीजिएगा फिर से, करुण रस और हास्य रस को। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। चमचमात चंचल नयन, बीच घूंघट पट सीन, ठीक है? मानहु सुर सरिता विमल जल दृग उछरत जुगमीन। उपरोक्त दोहे में कौन सा अलंकार है, ठीक है? तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है? ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए, इसको कैसे पहचानेंगे, ठीक है? जहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाएगा, उसको कैसे पहचानेंगे? देखिए, उत्प्रेक्षा में कैसे पहचान करेंगे। देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार, इसमें हमेशा देखिएगा क्या होगा, या तो मानो, ठीक ना? मानो, यानी किसी को माना गया है, ठीक ना? मानो, जैसे, जैसे, या समझो, ठीक ना? समझो। ये सब ट्रिक है, ठीक ना? उत्प्रेक्षा अलंकार समझने का। जैसे यहाँ पे देखिए, मानव है, ठीक ना? सूर्य सरिता, इसमें क्या होता है? एक काल्पनिक भाव, ठीक ना? एक काल्पनिक संभावना होता है, काल्पनिक, ठीक ना? काल्पनिक, किसी भी चीज को माना जाता है, ठीक ना? वो काल्पनिक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसको याद रखिएगा, ठीक ना? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया है। रोला छंद किस प्रकार का छंद है? ऑप्शन है विषम, सम, अर्धसम,
इनमें से कोई नहीं। तो जो रोला है वो सम छंद है। अगला देखिए, अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो उपसर्ग अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग होगा? तो अभी हम उपसर्ग बताए हैं जो किसी भी शब्द के आगे जोड़ के बना है। तो अध्यक्ष में क्या जोड़ के बना है? अधि, ठीक ना, अधि से अध्यक्ष बना है। तो अध्यक्ष में उपयुक्त उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? अधि। चलिए अगला देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता है उसे कहते हैं। तो अभी हम लोग ऊपर देखे हैं, ठीक ना, जिसमें पहला पद क्या हो? संख्या, ठीक ना, पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो, तो उसको कौन सा समास कहते हैं? तो उसको द्विगु समास कहते हैं, ठीक ना। द्वंद्व समास में जैसे और आता है माता और पिता, तो वो द्वंद्व समास होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा द्विगु समास। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। खीर शब्द का तत्सम रूप है। एक तत्सम और तद्भव आता है, ठीक ना। तो तत्सम जो है शुद्ध संस्कृत जो होता है वो तत्सम होता है। तो देखिए खीर का क्या हो जाएगा? इसका जो होता है संस्कृत क्या होता है? क्षीर, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी, क्षीर। अगला देखिए, तत्समय में विभक्ति और वचन है। अभी ये भी क्वेश्चन ऊपर आया था, ठीक ना। तत्समय में विभक्ति और वचन है, तो देखिए कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति और एक वचन। चतुर्थी विभक्ति और एक वचन। चतुर्थी विभक्ति एक वचन। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस वाक्य से आश्चर्य दुख या सुख का बोध हो उस वाक्य को कहते हैं। जिस वाक्य से आश्चर्य दुख या सुख का बोध हो तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं विस्मय बोधक वाक्य, ठीक ना, विस्मय बोधक वाक्य। अगला देखिए, रोहन से चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? रोहन से चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो देखिए इसमें कौन कौन सा दिया है? कर्तवाच, कर्मवाच, विशेषवाच और भाववाच। तो इसका आंसर हो जाएगा भाववाच, ठीक है। रोहन से क्या नहीं हो रहा है? चला नहीं जा रहा है, तो ये भाव प्रकट हो रहा है, ठीक है ना, तो ये भाववाच हो गया। अगला देखिए, निम्नलिखित में अभिकारी शब्द है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा अभिकारी शब्द है? ऑप्शन है बालक, पुस्तक, निकट, पुराना। तो अभिकारी शब्द इसमें क्या है? निकट है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं, रचना किसकी विधा है? देखिए ऑप्शन है संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, कहानी। तो इसका हो जाएगा आत्मकथा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखी कागज कोरे रचना के लेखक हैं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अगेन, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो रामचंद्र शुक्ल की कौन सी रचना है? तो इसमें से हो जाएगा ए, त्रिवेणी। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। तो हिंदी साहित्य का जो प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है वो है परीक्षा गुरु, ठीक है ना, परीक्षा गुरु। अगला क्वेश्चन देखिए, शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं, तो ये हो जाएगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला देखिए, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के काव्यधारा के कवि हैं, तो इसका जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा मतीराम। कौन? मतीराम। अगला देखिए, रीतिकालीन कवियों ने काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा को, ठीक है ना, ब्रज भाषा को। अगला क्वेश्चन देखिए, छायावादी युगीन कवि हैं। तो छायावादी युगीन कवि कौन है? महादेवी वर्मा। अगला देखिए, कनुप्रिया के रचयिता हैं। कनुप्रिया के रचयिता कौन है?
धर्मवीर भारती, ठीक है, कौन है? धर्मवीर भारती। अगला देखिए, नई कविता युग के कवि हैं। नई कविता युग के कवि कौन है? तो ये हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है ना, शमशेर बहादुर सिंह। अगला देखिए, हास्य रस का अस्थायी भाव होता है। एक बार और क्वेश्चन आया था, तो हास्य रस का अस्थायी भाव होता है हास। अगला देखिए, शोक किसका होता है? शोक होता है करुण रस का, ठीक ना, शोक होता है करुण रस का। रति किसका होता है? श्रृंगार, ठीक ना, श्रृंगार रस का रति होता है, ठीक ना, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, जहाँ उपमेय जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ होता है। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त किया जाता है वहाँ क्या होता है? अभी हम ऊपर बताए हैं, संभावना या मानो जैसे या कल्पना, ठीक ना, तो वहाँ पे हो जाता है कौन सा? उत्प्रेक्षालंकार, ठीक ना, उत्प्रेक्षालंकार। वहाँ पे क्या है? संभावना व्यक्त है या किसी किसी की जैसे मानना है, ठीक ना, कल्पना करना है, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षालंकार हो जाएगा। अगला देखिए, सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सोरठा के जो द्वितीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं, ठीक ना, सोरठा के द्वितीय चरण में, द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितना होता है? 13। प्रथम और तृतीय में कितना होता है? 11 11। प्रथम में कितना? प्रथम और तृतीय, ठीक ना, प्रथम और तृतीय में कितना होता है? 11 11, ठीक ना। द्वितीय और चतुर्थ में कितना होता है? इसमें इसमें होता है, देखिए, 13 13, ठीक ना, इसको आप लोग याद रखिएगा। प्रथम तृतीय में 11 11, द्वितीय और चतुर्थ में 13 13। अगला क्वेश्चन देखिए, उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, यानी कि उपसर्ग जो किसी भी शब्द के आगे आके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो उपहार, उपहार किससे मिलकर बना है? उप से मिलकर बना है, ठीक ना, उप और हार, ठीक ना, तो उपहार में उपसर्ग कौन सा है? अगला देखिए, त्रिभुवन में समास है, तो त्रिभुवन में कौन सा समास है? द्विगु समास, ठीक ना, द्विगु समास। अगला देखिए, ओष्ठ का तद्भव है, तो ओष्ठ का तद्भव क्या है? तत्सम शुद्ध संस्कृत होता है, ठीक ना, तद्भव तत्सम संस्कृत में होता है, तो तद्भव क्या होता है? वो हिंदी होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए, ओष्ठ का क्या हो जाएगा? ऊट, ठीक ना, ओष्ठ क्या है? संस्कृत है, यानी कि ये तत्सम है, और इसका तद्भव ऊट हो जाएगा। अगला देखिए, युष्मत शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है, तो आप लोग रूप को पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक ना, तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा तो वही। अगला देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 8 भेद होते हैं, ठीक ना, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अगला देखिए, छात्र विद्यालय में खेलते हैं, कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य होगा, यानी कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जैसे आता है उसी टाइप से ये भी है, ठीक ना, तो इसका हो जाएगा छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है, ठीक ना, छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है। अगला देखिए, वे अभिकारी शब्द जिनमें पुरुष लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है, ठीक ना, तो इसमें कौन सा परिवर्तन? पुरुष लिंग वचन कारक के कारण क्या होता है? परिवर्तन नहीं होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय पद कहते हैं। तो उम्मीद है आपको सब क्वेश्चन समझ में अच्छे से आए होंगे, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, पेपर में इसको बार बार यही क्वेश्चन पूछाता है, ठीक है।